हेलो बच्चों, फिर से एक बार सबका वेलकम है गो इजी विद केमिस्ट्री में। मैं रंजना बिहारे, आपकी अपनी मेंटर। आज के इस वीडियो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड लॉ हम पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि दिया था सर जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। क्या था ये लॉ, क्या सिखाता है हमको ये लॉ? तो ये लॉ क्या कहता है? स्क्रीन पर लॉ आपके डिस्प्ले हो रहा है, मेरे साथ साथ आप लोग भी इस लॉ को रीड करिए। क्या कहता है ये लॉ? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly same proportion of elements by mass. A given compound always contains exactly same proportion of elements by mass. अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट रीड करना है, समझ में तब आएगा जब हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या कहता है ये लॉ? तो इस लॉ को समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर का। तो वाटर को ये लॉ क्या कहता है? देखो, वाटर को अगर हम किसी भी सोर्स से लेते हैं, कोई भी सोर्स मतलब कोई भी सोर्स, मैंने कुएं का पानी लिया, मैंने टैप वाटर लिया, मैंने वेल वाटर लिया, मैंने ट्यूबवेल का पानी लिया, अगर मैं किसी भी सोर्स से वाटर लेती हूँ, H2O लेती हूँ, तो उसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशो होता है ये हमेशा 1:8 होता है बाय मास। बाय मास कितना होता है? 1:8 ही होता है। ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाने के वैसे तो बहुत सारे वेज हैं। कौन कौन से? तो हम कोल को बर्न करके लेबोरेटरी में बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक? या हम कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करके बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनती है, बनी वही गैस, ठीक? या लेबोरेटरी में अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाना है तो हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट में डाल देंगे कोई सा भी एसिड। यहां पर हमने ले लिया डाइल्यूट HCl। क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा, प्लस बन गई हमारी प्यारी फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक? अब तीनों तरीके से जब CO2 बनी और इसमें जब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो चेक किया गया बेटा, तो यहां पर कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 ग्राम, यहां पर भी कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 ग्राम, और यहां पर भी कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 ग्राम ही लिया गया। कुल मिलाकर रेशो सभी में 3:8 ही देखा गया है, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशो, जो ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से लाए, उसमें एलिमेंट का बाय मास रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। पर जैसे कि जब बात होती है ना बेटा लॉज की, तो कुछ ऐसे भी नटोरियस बच्चे होते हैं जिनको कि लॉज को तोड़ने में आता है बहुत ही मजा। ऐसे ही कुछ नटोरियस लोगों ने इस लॉ को ब्रेक भी किया है, जिसको कि हम इस लॉ की लिमिटेशंस मानते हैं। तो इस लॉ की क्या लिमिटेशंस है? तो इस लॉ में जो H2O, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया है, तो यहाँ पर कार्बन के 12 आइसोटोप का यूज हुआ है। ये जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन है, ये कार्बन का 12 आइसोटोप यूज किया गया है। पर इन्हीं रिएक्शंस में अगर हम कार्बन का 14 आइसोटोप यूज करें, कार्बन 14 अगर हम यूज करें, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। पर क्योंकि ये कार्बन का 14 आइसोटोप है, तो इसका मास कितना हो गया? 14। ऑक्सीजन तो उतना ही है, 32। जब हमने कार्बन 12 से बनाया था तो रेशो 12:32 आ रहा था, पर जब हम इसको आइसोटोप से बनाते हैं तो रेशो 14:32 आ रहा था, जो कि इस लॉ का एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था। इसके अलावा भी इसका एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था। कौन सा लिमिटेशन था? तो बात करते हैं हम इथेनॉल की, C2H5OH की, और इसी के कंपैरिजन हम करने वाले हैं डाइमिथाइल ईथर से।
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो हम चेक करेंगे। देखो रेशो क्या मिलता है हमको। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2। तो 2 कार्बन का मास कितना हो गया? 24 हो गया मैम। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 6। बोलो जल्दी से, 6 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 6 हो गया मैम। और ऑक्सीजन कितना है बेटा इसके पास? 1। तो बोलो फटाफट, 1 ऑक्सीजन का मास कितना? 16 हो गया। स्मॉलेस्ट रेशो के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो स्मॉलेस्ट रेशो मिलेगा 12:3:8। अब इसमें रेशो चेक करें, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है। 2 कार्बन है तो मास फिर से हो गया 24। फिर से 6 हाइड्रोजन है इसीलिए मास 6 and again it contains only 1 oxygen therefore mass is again 16। देखो रेशो, फिर से रेशो क्या मिला? 12:3:8। अब एलिमेंट्स वही है, वही कार्बन, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही रेशो, पर कंपाउंड्स चेंज हुए कि नहीं, है ना। ये लॉ क्या कह रहा था? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास, पर कंपाउंड चेंज हो गए। प्रपोर्शन भी वही है, एलिमेंट्स भी वही है, पर कंपाउंड्स यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का, पर फिर भी इस लॉ की केमिकल कॉम्बिनेशन में एक अपनी इंपॉर्टेंस थी और इसीलिए सर जोसेफ प्राउस ने इस लॉ को बनाया था। क्या था ये लॉ? एक और बारी इस लॉ को हम रिपीट करेंगे। अ गिवन कंपाउंड always contains exactly same proportion of elements by mass।